साल 1964 जब 27 मई को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, तब देश में उनके उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण बहस चल रही थी। देश की नई व्यवस्था में उत्तराधिकारी पहले से तय करने की कोई परंपरा या सिद्धांत नहीं था। ऐसे में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने के कई सारे दावेदार खड़े हो गए थे, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस राज में आखिर ये कैसे संभव हुआ और लाल बहादुर शास्त्री ने किन किन नेताओं को पीछे करते हुए देश की गद्दी संभाली, आइए हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर का खास शो भारत का लोकतंत्र। मैं सत्येंद्र शर्मा। इस शो के माध्यम से हम आपको भारत के लोकतंत्र में अब तक हुए चुनाव के दिलचस्प खबरों को लेकर आते हैं। कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। उनके लिए जो करोड़ों की संख्या में जिन्होंने अपनी जानें दी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 31 मई 1964 का वो दिन जब लाल बहादुर शास्त्री के रूप में देश को दूसरा प्रधानमंत्री मिल गया। बता दें कि शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना संयोग तो कहा जा सकता है, लेकिन नेहरू का उत्तराधिकारी बनना बिल्कुल स्वाभाविक भी नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू ने अपने अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री रहते हुए शास्त्री को अपनी काफी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी थी, जिससे पार्टी में संदेश जाने लगा था कि वो उन्हें अगले प्रधानमंत्री पद के रूप में तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं थी। उस समय प्रधानमंत्री पद की दौड़ में गुलजारी लाल नंदा, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई शामिल थे, जो शास्त्री को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उस समय गुलजारी लाल नंदा थे तत्कालीन गृह मंत्री और इस लिहाजा से मंत्रिमंडल में भी वो दूसरे स्थान पर थे। वहीं मोरारजी देसाई भी थे, जिनका मंत्रिमंडल के बाहर बहुत गहरी छाप थी, और जयप्रकाश नारायण भी अपने करिश्माई व्यक्तित्व के लिए शुमार थे। नेहरू के बाद ऐसे तो बहुत से नाम आगे आए, लेकिन धीरे धीरे बात मोरारजी देसाई और शास्त्री पर आकर रुक गई। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष कामराज की सबसे बड़ी चिंता थी कि पार्टी की एकता को बनाए रखना। शास्त्री और मोरारजी के बीच शास्त्री का पड़ला भारी होने की दो वजहें थी। एक तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कामराज मोरारजी देसाई के खिलाफ ही थे। दूसरा, अखबारों में एक खबर छपी कि मोरारजी देसाई के पक्ष में उनके समर्थक दावेदारी कर रहे हैं। इससे पार्टी में यह संदेश गया कि मोरारजी पीएम बनेंगे तो पार्टी के नेता नाराज हो सकते हैं। यही खबर मोरारजी के खिलाफ गई और शास्त्री के नाम पर मुहर लग गई। फिर 31 मई 1964 को लाल बहादुर शास्त्री के रूप में देश को दूसरा प्रधानमंत्री मिल गया। खास बात यह थी कि उस दौरान खुद शास्त्री भी अपने नाम को पीएम पद का दावेदार नहीं मानते थे। उनका मानना था कि नेहरू का उत्तराधिकारी इंदिरा या फिर जेपी नारायण हो सकते हैं, पर इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन इंदिरा को उस समय प्रधानमंत्री न बनाने के पीछे कांग्रेस की एक सोची साजी रणनीति थी। कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री अपने अलावा जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी को देश के प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज के मन में कुछ और चल रहा था। दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा इंदिरा गांधी को अपना उत्तराधिकारी माना था। यह बात लाल बहादुर शास्त्री भी जानते थे। के कामराज को पता था कि अगर नेहरू के बाद सीधे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो मोरारजी देसाई सरीखे कई ऐसे नेता खड़े हो जाएंगे जो इस रास्ते को मुश्किल कर देंगे। इसलिए सबसे पहले नेहरू के करीबी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया और उनके कैबिनेट में इंदिरा गांधी को जगह दी गई। इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना और विकास मंत्री बनाया गया। के कामराज का लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने की एक वजह यह भी थी कि क्योंकि वह उन्हें पता था कि अगर मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इंदिरा गांधी कभी भी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। साथ ही शास्त्री और मोरारजी की दावेदारी के बीच शास्त्री का पड़ला भारी होने की दो वजह बताई गई। एक, खुद कामराज मोरारजी देसाई के पक्ष में नहीं थे बल्कि खिलाफ ही थे। इसके अलावा मीडिया में एक खबर आई जिसके मुताबिक कहा गया कि मोरारजी देसाई को पक्ष में
उनके समर्थक दावेदारी कर रहे हैं। इससे पार्टी में यह संदेश गया कि मुरारजी महत्वाकांक्षी नेता हैं। बताया जाता है कि यह खबर ही मुरारजी के खिलाफ नहीं और अंततः शास्त्री के नाम पर मुहर लग गई। मुरारजी देसाई की यह खबर मशहूर दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने प्रकाशित की थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में भी अपनी इस खबर और उसके प्रभाव का जिक्र किया था। कहा यह भी जाता है कि इस खबर ने मुरारजी देसाई की छवि को बहुत प्रभावित किया था, लेकिन कई लोग नहीं मानते हैं कि केवल इस खबर के आधार पर मुरारजी शास्त्री से पिछड़ गए थे। शास्त्री के पक्ष में नेहरू का नाम होना एक बहुत बड़ी वजह था जो उन्हें एक अलग ही कद दे गया था। दूसरा, कामराज मुरारजी के पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि वे मुरारजी को चुनकर पार्टी की एकता को खतरे में डाल देंगे। खुद कामराज ने शास्त्री के चुने जाने पर बहुत खुशी जाहिर की थी। शास्त्री के पक्ष में नेहरू का नाम होना एक बहुत बड़ी वजह था जो उन्हें एक अलग ही कद दे गया। दूसरा, कामराज मुरारजी के पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि मुरारजी को चुनकर पार्टी की एकता को खतरे में डाल देंगे। खुद कामराज ने शास्त्री के चुने जाने पर बहुत खुशी जाहिर की थी और इस प्रकार जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और अपने कार्यकाल में कई अभूतपूर्व कार्य किए। ऐसे ही रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें इन खबर के साथ। एक और इसी तरह की कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।